बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं और ये बात करता है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। सबसे पहले तो हम जब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो हिस्ट्री है या बैकग्राउंड है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। ये एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। तो इसके बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो ये जो पाकिस्तान पिनल कोड है ना, इसमें जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने ये कहा था कि ये 1930s और 1830s से 40 के बीच में जो है इसकी जो ड्राफ्टिंग थी वो क्या थी, लॉर्ड मैकाले और उसका जो कमीशन था वो कर रहा था, यानी उन्होंने ड्राफ्ट किया था। उस दौरान जो सब कॉन्टिनेंट था उसकी कोर्ट्स में एक बड़ा मसला था, ये और बहुत सारे मसलों के साथ साथ एक जो मसला था वो ये था कि कोर्ट में जब लोग जो गवाह हो गए या ये जो लोग आते थे वो क्या करते थे कि वो आसानी से झूठ बोल लेते थे और झूठे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बना लेते थे। इस चैप्टर का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है, वो सिर्फ झूठ को रोकना नहीं है बल्कि वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है ना उसको प्रोटेक्ट करना है। यानी अगर कोर्ट में पेश किया गया जो एविडेंस है अगर वो करप्ट हो जाए तो फिर आप ये अज्यूम करें कि जज चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, फैसला जो है वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस जो है वो कहा गया है। यानी ये किसी एक शख्स के खिलाफ जुर्म नहीं है बल्कि ये पूरी स्टेट के का जो इंसाफ का, जस्टिस का जो सिस्टम होता है ना उसके ऊपर क्या है, अटैक है। इसकी ये जो ड्राफ्टर थे ना उन्होंने इस चैप्टर को पर्टिकुलरली बनाया ताकि जो स्टेट की जो जुडिशियल इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इस चैप्टर में अगर हम सेक्शंस देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये 191 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें टोटल जो है 229 तक के जो सेक्शंस हैं वो इस चैप्टर में है। ओके, ये आप देख सकते हैं ये इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। लेकिन आज के लेक्चर के लिए हम दो सेक्शंस को कवर करेंगे, जो सेक्शन नंबर 191 है और 192 है, क्योंकि हम जब भी कोई चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो सेक्शंस हैं उसको हम 3 बेस जो है वो डिवाइड करते हैं। जो सेक्शन नंबर 191 और 192 है, इसका जो थीम है उसको हम कहेंगे कि इंट्रोडक्शन टू परजरी। इंट्रोडक्शन टू परजरी यानी परजरी मीन्स झूठी गवाही देना। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 191 को। ये बात करता है गिविंग फॉल्स एविडेंस। इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि हु एवर बीइंग लीगली बाउंड बाय एन ओथ और बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ। यानी लीगली बाउंड का जो मतलब है कि लॉ जो है वो स्पेसिफिकली ऑब्लिगेशंस इम्पोज करे। अब ये जो ऑब्लिगेशंस हैं ये क्या हो सकती हैं, ये ओथ भी हो सकता है, ये अफर्मेशन भी हो सकती हैं, ये कोई स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन भी हो सकती हैं। ठीक है, या ये जो ऑब्लिगेशंस है ये विटनेस की जो ड्यूटी है वहाँ से भी अराइज हो सकती है। यानी हर एक झूठ जो है ना, ये जो फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड करना है, हर फॉल्स एविडेंस, हर झूठ जो है वो ऑफेंस नहीं है सेक्शन नंबर 191 के अंदर। सिर्फ वो झूठ जो है वो ऑफेंस हैं जहाँ हमारे ऊपर जो सच बोलने की जो जिम्मेदारी है ना वो हम पे लॉ ने डाली हुई हो, यानी हम लीगली बाउंड हों। अब ये जो लीगली बाउंड है इसका कंसेप्ट कहाँ से आता है, इसका जो कंसेप्ट है वो आता है जो ओथ एक्ट है ना, ओथ एक्ट, ओथ एक्ट 1893 है, आई गेस। ओके, लेट मी चेक। 1873 है। ठीक है, ये है 1873। उसके साथ है उसका जो सेक्शन नंबर 5 है वो ये कहता है, ये देखें, ये ओथ एक्ट है 1873 का और इसमें जो टोटल सेक्शंस हैं वो 16 सेक्शंस हैं और इसका जो सेक्शन नंबर 5 है वो ये कहता है कि पर्सन बाय whom oath और अफर्मेशन मस्ट बी मेड। ये कहता है कि कोर्ट को यानी ये कोर्ट को पावर देता है कि वो गवाह
को अगर क्या करवाएं, हलफ करवाएं। हलफ मीन्स ओथ करवाएं, दिलवाएं, ठीक है। यानी सेक्शन नंबर जो 5 है ना, उसके अंदर कोर्ट में आने वाला हर गवाह जो है उसके ऊपर जो ओथ लेना है ना वो मैंडेटरी है। यानी ये वो सेक्शन है जो हमें क्या कहता है कि ऑल विटनेसेस, यानी कि तमाम जो विटनेस है ना वो क्या होंगे, यानी वो मैंडेटरी है कि वो कोर्ट में जब वो बिफोर एनी कोर्ट जब वो प्रेजेंट हों तो वो क्या लें, वो ओथ जो है वो ले। ये लिखा हुआ है ना, ओथ और अफर्मेशन, ठीक है। ओथ ओथ भी हो सकता है और अफर्मेशन भी हो सकता है। शील बी मेड बाय द फॉलोइंग पर्सन, चाहे वो विटनेसेस हों चाहे वो इंटरप्रिटेटर्स हों। सो यहाँ पे आगे बात हो रही है बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ। यानी यहाँ पे दो सेपरेट जो सोर्सेस है ना वो उनकी ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है। एक तो है ओथ या अफर्मेशन और दूसरे क्या है, एक्सप्रेस लीगल ड्यूटी। जो ओथ का कंसेप्ट है वो रिलीजियस या मोरल बाइंडिंग के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, जबकि जो अफर्मेशंस होती हैं वो देखें हर एक शख्स जो है वो रिलीजियस तो नहीं होता, वो गॉड पे यकीन तो नहीं रखता। कुछ लोग एग्नोस्टिक होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो एथियस्ट होते हैं, ठीक है। जो नॉन रिलीजियस लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो अफर्मेशन लेते हैं और उसके अंदर जो है वो बाउंड होते हैं कि वो क्या करें, वो फॉल्स एविडेंस ना दें बल्कि वो सच बोलें। सो इसी तरह यहाँ पे बात हो रही है एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ। यानी अगर कोई और लॉ जो है ना वो भी क्या कर रहा है, वो भी किसी को लीगली बाउंड कर रहा है किस चीज़ के लिए, कि वो फॉल्स एविडेंस ना दे। फॉल्स एविडेंस ना दे मतलब सच बोले। तो इसमें ऐसे कौन से लॉस हैं, देखिए अगर आपने देखा हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, फेमस भी है 161 का जो सीआरपीसी का सेक्शन है। इसमें अक्सर जो लोग होते हैं वो क्या देते हैं, वो पुलिस को बयान देते हैं। अगर हम सेक्शन नंबर 161 को देखें तो सेक्शन नंबर जो 161 है वो ये कहता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, ठीक है। यानी पुलिस पुलिस जो है वो विटनेस को एग्जामिनेशन की पावर देता है क्योंकि प्रोसीजरल लॉ है। तो इसमें अगर इस सेक्शन में हम देखें ना तो इस सेक्शन में ओथ अफर्मेशन का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अगर हम 161(2) को देखें तो ये कहते हैं कि सच पर्सन शिल बी बाउंड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर। यानी उससे ऑफिसर जो भी सवालात करेंगे वो क्या है, वो बाउंड है कि वो क्या करे, वो आंसर दे। अदर देन क्वेश्चंस द आंसर टू विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्ज और पेनल्टी। यानी इस सेक्शंस में ओथ और अफर्मेशन का जिक्र कहीं पे भी नहीं है, लेकिन अगर इसको हम यहाँ पे इस फ्रेज के साथ देखने की, कनेक्ट करने की कोशिश करें, करके देखें कि बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ, तो ये क्या है, ये प्रोविजन ऑफ लॉ है ना, ठीक है। सीआरपीसी का प्रोविजन है और वो क्या करता है, वो डिमांड करता है, ये देखे ये लिखा हुआ है ना, टू स्टेट द ट्रुथ, ठीक है। अगर लॉ जो है पुलिस ऑफिसर को 161 के अंदर ये ऑथराइज करती हैं कि वो किसी विटनेस को बयान ले सकती हैं, ठीक है। तो वो क्या डिमांड करेगी कि जो विटनेस है वो स्टेट द ट्रुथ करे, ठीक है। और आपने देखा है ना कि जब भी 161 के अंदर अगर पुलिस किसी गवाह से बयान लेती है तो उससे ओथ तो नहीं लेती ना, लेकिन फिर भी जो है लॉ उसको उसके ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि वो क्या करे, वो ट्रुथ बोले। और सिमिलरली अगर इसका हम लिंक जो है वो सीपीसी के साथ देखें, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है। यानी कोई भी जो लॉ हो सकता है, तो उसका जो ऑर्डर नंबर 6 है और उसका जो रूल नंबर 15 है, ऑर्डर 6 रूल 15, तो ये कहता है, यानी ये जो चैप्टर है ना, ये जो ऑर्डर है ये बात करता है, ये ऑर्डर है 6, ये बात करता है प्लीडिंग्स जनरली। यानी जब कोर्ट में कोई सिविल दावा, यानी जो प्लेंट है, ठीक है, या अगर कोई रिटन स्टेटमेंट है जिसको जवाबी दावा कहते हैं, अगर वो दाखिल करते हैं तो फिर आखिर में एक आपने देखा होगा कि एक वेरिफिकेशन जो है वो करते हैं। और वो जो वेरिफिकेशन है यानी वो सीपीसी के ऑर्डर नंबर 15 में आप ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि सेव इज द अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एवरी प्लीडिंग शिल बी वेरीफाइड ऑन ओथ और सॉन अफर्मेशंस। यहाँ पे दोनों यानी ओथ या अफर्मेशंस की बात हो रही है। यानी सीपीसी के का एक्सप्रेस ये जो प्रोविजन है ना, ये हमें बाउंड करता है कि जो प्लीडिंग और जो रिटन स्टेटमेंट है उसके नीचे जो हमने यानी हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि
ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये मेरे इल्म के मुताबिक जो है ये सच है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि यानी वो भी जो है ये लॉ है ना, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो ये भी लॉ का प्रोविजंस है और ये हमें क्या करते हैं, बाउंड करते हैं कि हमने जो कुछ लिखा है वो क्या लिखा है, वो सच लिखा है। सो इसी तरह यानी ये स्पेशल लॉ भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम देखें जो टैक्स लॉ है ना, वो भी हमें बाउंड करता है कि जब हम टैक्स वगैरह जमा करवाते हैं, यानी जब इनकम टैक्स जो टैक्स रिटर्न होते हैं, ठीक है, जब वो जमा करवाते हैं, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके अंडर, तो इफ़ बिहार में हम अपनी जो टैक्स रिटर्न है ना उसमें हम इस यानी जो बिहार का ऑर्डिनेंस है वो भी एक लॉ है ना, तो उसके तहत हम सच्चाई बयान करने के पाबंद होते हैं। अगर हम झूठे जो अपने एसेट्स हैं या जो हमारा इनकम है उसको हम झूठ में लिखें, तो फिर क्या होगा, तो अगर हम ओथ ना भी उठाएँ, तो फिर भी वो लॉ तो हमसे डिमांड करते हैं कि हम सच बोलें। तो अगर वहाँ भी हम ये हेरा-फेरी करते हैं ना, तो फिर भी हम पीपीसी का जो सेक्शन नंबर 191 है, उसके अंदर जो है हम यानी वो हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं। सो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी कि किस तरह लॉ जो है वो हमें क्या करता है, लीगली बाउंड करता है। किस चीज़ के लिए? ओथ या अफ़र्मेशंस के लिए, या अगर ओथ अफ़र्मेशन ना भी हो तब भी अगर ये किसी प्रोविजंस में मेंशन नहीं है क्लियरली, तब भी लॉ जो है वो क्या करता है, वो हमसे ये डिमांड करता है कि हम क्या बोलें, टू स्टेट द ट्रुथ बोलें। और इसका जो लिंक है वो जो क्यूएसओ है उसका जो आर्टिकल 30 से लेकर 161 तक का, यानी ये एक पूरा चैप्टर है अगर इसको हम देखें, तो ये क्यूएसओ, ओके। सो ये चैप्टर नंबर 10 है क्यूएसओ का, ये बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है। सो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये कहता है कि जब कोर्ट में एक जो गवाह होता है यानी विटनेस होता है, उसका अगर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा होता है, तो क्यूएसओ के अंडर वो लीगली बाउंड होता है कि वो सच बोले। अगर वो वहाँ पर जानबूझकर झूठ बोलता है ना, तो फिर वो क्यूएसओ का जो प्रोसेस अगर चल भी रहा हो, तो उस पर जो सेक्शन नंबर 191 है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो क्या होगा, वो लग सकता है। और उसके साथ-साथ का इसका जो सेक्शन नंबर सॉरी जो आर्टिकल नंबर 3 है, उसके साथ भी ये रिलेवेंट है और वो बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की। सो ये आर्टिकल 3 है कानूनी शहादत आर्डर का, ये कहता है कि खून जो है वो गवाह जो है वो हो सकता है। यानी कि यूएसओ कहता है कि हर शख्स जो है वो गवाही दे सकता है जब तक कोर्ट उसे नाअहल ना समझे। और जब कोर्ट किसी को कॉम्पिटेंट गवाह मान लेती है ना, तो फिर क्या होता है, तो वो ऑटोमेटिकली सच बोलने के लिए कानूनी तौर पर बाउंड हो जाता है। और इसका एक और जो आर्टिकल है उसके साथ भी लिंक है, वो है आर्टिकल 114। सो ये है चैप्टर नंबर 8 क्यूएसओ का, ये बात करता है एस्टॉपल के बारे में। यानी जो कानूनी शहादत का 114 है ना, वो ये कहता है कि अगर किसी शख्स ने पहले कोई लीगल जो स्टेटमेंट है ना, बयान है, वो अगर दिया हो, तो क्यूएसओ उसे अपना बयान बदलने से रोकता है, ठीक है। एस्टॉपल का मतलब यही होता है। अगर वो कानून को धोखा देने के लिए अगर वो झूठ बोलता है, जैसे जो हमने सेक्शन नंबर 191 में देखा, तो फ़ाल्स एविडेंस की बात कर रहा है, तो फिर वो पीपीसी का जो सेक्शन नंबर 191 है ना, उसके अंदर जो है ऑफ़ेंस कमिट कर रहा होता है। ओके, सो आगे ये कह रहे हैं कि आर बाउंड बाय एनी लॉ। ओके, सो ये तो हमने देख लिया कि चाहे कोई भी लॉ हो, चाहे वो स्पेशल लॉ हो, चाहे वो पीपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, या कोई स्पेशल लॉ हो। और इसमें जो है हमने डिफरेंट एक्ट्स जो है वो देखे कि किस तरह जो अदर लॉस हैं वो किसी शख्स को क्या करते हैं, लीगली बाउंड बना देते हैं। किस चीज़ के लिए? टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे बात हो रही है ना डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट की। तो डिक्लेरेशंस का क्या मतलब है कि यानी अगर हम किसी कोर्ट में या कोई और भी अगर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम कोई एफिडेविट जिसको बयान हल्फी कहते हैं, वो या कोई रिटन डिक्लेरेशन जमा करवाते हैं ना, यानी अगर हमें लॉ ने जो है वो बाउंड किया हुआ है, और उस वक्त हम क्या करें, मेक एनी स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, अगर हम अपनी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स दें, and which he either knows or believes to be false or doesn't believe to be true। यहाँ पे 3 कंडीशंस की बात हो रही है, यानी मीन्स ये डिफाइन हो रहा है। एक तो नॉलेज की बात हो रही है कि वो कंप्लीटली उसके पास एक फैक्चुअल नॉलेज हो कि वो क्या है, वो झूठ बोल रहा है।
ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना कि ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में 2 किस्म की चीज़ें मतलब आ सकती हैं, जैसे एक एफिडेविट्स वगैरह हो गए या कोई रिटन जो डिक्लेरेशन है वो हो सकती है। अब अगेन अगर हम इस डिक्लेरेशन का अगर हम लिंक देखें ना, तो इसका जो लिंक है वो अगेन उसके साथ बनता है, जो क्यूएसओ है। क्योंकि क्यूएसओ जो है वो ये कहता है, वो ऐसे कि एफिडेविट जो है वो एज़ अ एविडेंस भी पेश किया जाता है और आमतौर पर गवाही जो है होती है वो केसों के अंडर ओरल होती है, ठीक है, ज़ुबानी गवाही होती है। पर समटाइम्स ऐसा होता है कि कोर्ट जो है वो क्या करती हैं, वो ये जो एफिडेविट है उसको भी यानी एज एविडेंस जो है वो कबूल करती है। अगर कोई शख्स जो है वो झूठा बयान हल्फी जो है वो नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा कर कोर्ट में पेश करता है, तो फिर वो इस फ्रेज़ के अंडर जो है वो यानी सेक्शन नंबर 191 के अंदर क्या होगा, वो ऑफेंस जो है कमिट करेगा। सो हम आगे ये देख रहे थे कि यहाँ पे 3 लेवल्स बताए गए हैं किसकी, झूठ के, यानी मेंस रिया जो क्रिमिनल इंटेंशन है उसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहली क्या है कि ही ईदर नोज ही ईदर नोज टू बी फॉल्स एविडेंस, ओके, टू बी फॉल्स, कि ये जो एविडेंस वो दे रहा है वो क्या है, वो फॉल्स है, यानी उसे 100% पता है कि वो झूठ बोल रहा है। और दूसरे क्या है, बिलीव्स टू बी फॉल्स, यानी उसे पक्का यकीन है कि हकीकत ये नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। और फिर थर्ड क्या है कि डजेंट बिलीव टू बी ट्रू, यानी उसे खुद नहीं पता कि सच क्या है, पर वो यानी आसमान से बातें बनाकर कोर्ट में जो है कहानी सुना रहा है, यानी उसे खुद उसके सच होने पर यकीन नहीं है, ठीक है। सो ये 3 लेवल्स हो सकते हैं किसकी, क्रिमिनल इंटेंशन के। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है कि अ स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन में जहाँ स्टेटमेंट की बात हो रही है, स्टेटमेंट क्या है, यानी कि जब हम से लॉ डिमांड करता है कि हम स्टेट करें, हम बोलें क्या, ट्रुथ। सो ये जो स्टेटमेंट है, कहते हैं कि इस सेक्शन के अंदर विदर इट इज़ मेड वर्बली और अदरवाइज, यानी वो वर्बली भी शामिल है और कोई रिटन, अगर जैसे मैंने आपको एफिडेविट की एग्जांपल दी, तो वो भी क्या है, वो भी इसके अंदर शामिल है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 किसकी बात करता है कि अ फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द बिलीफ ऑफ अ पर्सन अटेस्टिंग इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। सो ये कहते हैं कि इस सेक्शन के अंदर जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या होगी, यानी अगर कोई बंदा है वो किसी चीज़ के बारे में अपना जो बिलीफ है वो क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है, और वो बिलीफ एक्चुअली उसका जो रियल बिलीफ है ना वो ना हो, तो भी जो है ये क्या बनेगा, ये फॉल्स एविडेंस हो सकता है। यानी लॉ जो है ना वो नॉर्मली 2 तरह के स्टेटमेंट देखता है। एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को देखता है, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ या ओपिनियन को देखता है। अब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स कहे कि मैंने अक्यूज्ड को मर्डर करते देखा है, और जो स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ है, अगर कोई ये कहे कि मुझे लगता है कि ये सिग्नेचर जो है ये अक्यूज़ की हैंड राइटिंग है, तो ये जो मुझे लगता है ना, ये क्या है, ये स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ है, ये टू द बिलीफ। यानी यहाँ पर जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर बंदा जो है वो क्या करे, वो फेक यानी जो फॉल्स बिलीफ है अगर वो प्रिटेंड करे, तो भी वो फॉल्स एविडेंस हो सकता है। और दूसरी वजह क्या है कि अगर कोई शख्स जो है वो क्या करे तो फिर वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, वो ये है कि एंड अगर कोई शख्स है, अ पर्सन मे बी गिल्टी ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय स्टेटिंग दैट ही बिलीव्स अ थिंग विच ही डजंट बिलीव। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यानी बंदा जो है, ये जो पर्सन है, ये क्या कह रहा है, ये अगर ये बोले कि मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, ये जेन्युइन है, बट इंटरनली वो क्या हो, वो खुद कन्विंस्ड ही ना हो दैट ही बिलीव्स अ थिंग विच ही डजंट बिलीव, इंटरनली वो ना हो, कन्विंस ना हो, स्टिल भी ये क्या है, ये ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि कोर्ट जो है वो विटनेस की सिंसिरिटी और जेन्युइन बिलीफ पर ही लाई करती है। अगर फेक कॉन्फिडेंस जो है वो अलाउ कर दिया जाए तो जस्टिस सिस्टम तो कोलैप्स हो जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है। और सिमिलरली ये बिलीफ की बात है, और यहाँ पे जो है ये नॉलेज की भी बात है कि अगर वो क्या कह रहा हो, यानी वो ये कहता हो कि उसको इल्म है बट अ थिंग विच ही डजंट नो, लेकिन उसको इल्म ना हो, तो वो भी क्या हो सकता है, फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है।
सो अब इसको इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर ए जो है वो ये कहता है कि ए एक शख्स है, वो क्या करता है, इन सपोर्ट ऑफ अ जस्ट क्लेम विच बी हिज अगेंस्ट जी। बी का एक क्लेम है, किसके अगेंस्ट, जी के अगेंस्ट, फॉर 1000 रुपीज़। यानी जी ने जो है वो क्या करने हैं, बी के 1000 रुपये जो हैं वो देने हैं। अब वो क्या करता है, ए इन सपोर्ट ऑफ अ क्लेम विच बी, यानी ए क्या करता है, बी को सपोर्ट करता है। और सपोर्ट कैसे करता है कि ए जो है वो फॉल्सली यानी झूठी कसम खाता है कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल। वो ये कहता है कि ही हर्ड जी, उसने जी को सुना, ये यानी कहते हुए सुना है, मानते हुए सुना है, नॉट कहते हुए, मानते हुए सुना है कि जी का जो क्लेम है कि जी बी का जो क्लेम है कि जी उसको 1000 रुपये देगा, ये क्या है, ये सच्चा है। तो अब यहाँ पर ए जो है उसने क्या किया, उसने फॉल्स एविडेंस दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉल्सली स्वेयर्स। अब यहाँ पर बी का जो केस है वो तो सच्चा है, यानी जी ने उसके 1000 रुपये वाकई में देने हैं, ठीक है। लेकिन ए ने जो बयान दिया वो झूठ था, क्योंकि उसने खुद नहीं सुना था। और लॉ ये कहता है कि आप किसी सच्ची यानी मकसद के लिए भी कोर्ट में झूठी गवाही जो है वो नहीं दे सकते। क्योंकि यहाँ पे अगेन जो है कि सो का जो आर्टिकल नंबर 71 है वो रिलेवेंट हो जाता है, जो बात करता है डायरेक्ट एविडेंस की। ये आप देख सकते हैं, ये क्योंसो का आर्टिकल 71 है, वो कहता है कि ओवरऑल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ये कहता है कि ज़ुबानी जो गवाही है वो हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए, यानी जिसने सुना वो खुद बताए। ए ने हेयर से या झूठ का सहारा लिया, इसलिए वो सेक्शन 191 के अंदर जो है मुजरिम है। यानी हेयर से मीन्स जो सुनी सुनाई बात होती है। अब है इलस्ट्रेशन नंबर बी, कहते हैं कि ए जो है बीइंग बाउंड बाय एन ओथ टू स्टेट द ट्रुथ, स्टेट्स दैट, यानी वो बाउंड बाय एन ओथ है कि वो क्या करे, वो सच सच बोले। स्टेट्स दैट यानी ए क्या बोलता है, दैट ही बिलीव्स अ सर्टेन सिग्नेचर टू बी द हैंड राइटिंग ऑफ जी। वो ये क्या कहते हैं कि यानी उससे पूछा जाता है कि क्या ये जो जी के दस्तखत हैं, और ए कहता है कि जी हाँ। जबकि when he doesn't believe it to be the handwriting of Z, वो ये तो कह देता है, ये लिखा हुआ है ना कि A states that he believes a certain signature, यानी उसने बोल तो मुंह से दिया कि हाँ ये Z के सिग्नेचर है, लेकिन अंदर अंदर उसके दिल में क्या है, वो कहते हैं कि यानी वो कहता है ना कि मेरा ख्याल है कि ये Z के ही है, ठीक है। जबकि उसके दिल में और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये तो जी के साइन नहीं है, यानी ही डजंट बिलीव इट टू बी द हैंड राइटिंग ऑफ जी। यहाँ पे ए जो है स्टेट्स दैट विच ही नोज टू बी फॉल्स, यानी उसको पता है कि ये झूठ है, एंड देयरफॉर गिव्स फॉल्स एविडेंस। तो उसने क्या किया, फॉल्स एविडेंस यानी परजरी कमिट की। यानी यहाँ पर जो झूठ उसने बोला है ना, वो किसी यानी जो फिजिकल फैक्ट है उसके ऊपर बेस नहीं करता, बल्कि उसकी जो अपने दिमाग का हलल है ना, यानी उसकी जो राय है, उसका जो ये बिलीफ है, ओपिनियन है, उसके ऊपर है। यानी अगर आप अपनी राय या बिलीफ के बारे में भी कोर्ट से झूठ बोलते हैं तो वो भी सेक्शन 191 के अंदर जो है फॉल्स एविडेंस कंसिडर होगा। सो अगेन यहाँ पे क्यूएसओ का जो आर्टिकल नंबर 78 है एंड 46 है, ये रिलेवेंट हो जाते हैं। कैसे रिलेवेंट हो जाते हैं उसको देखते हैं। ये क्यूएसओ है, उसका आर्टिकल नंबर 78 है, इसको हम प्रीवियसली ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक सेक्शन से कलेक्ट कर चुके हैं। ये बात करता है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलिज टू हैव साइंड अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। सो ये जो सेक्शन है ये कहता है, यानी इसमें जब कोर्ट किसी की हैंड राइटिंग पर एक्सपर्ट या जो वाकिफ़ होता है ना, वाकिफ़कार शख्स जो होता है, उसकी अगर ओपिनियन देती है तो उस ओपिनियन का सच्चा होना जो है वो ज़रूरी है। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सी को। कहते हैं कि ए जो है नोइंग द जनरल करेक्टर ऑफ जी हैंड राइटिंग, यानी जी का कोई वाकिफ़कार है जो उसका क्लासमेट भी हो सकता है, ठीक है, दोस्त भी हो सकता है, या कोई रिलेटिव भी हो सकता है, या कोलीग भी हो सकता है, जिसको ये पता है कि जी की जो यानी उसको फेमिलियरिटी है कुछ हद तक जी की हैंड राइटिंग से। वो कोर्ट में आके कहता है, यानी स्टेट्स दैट ही बिलीव्स अ सर्टेन सिग्नेचर्स टू बी द हैंड राइटिंग ऑफ जी, कि मुझे लगता है कि ये सिग्नेचर जी की है। ए इन गुड फेथ बिलीविंग इट्स टू बी, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो जेन्युइनली ये बिलीव करता है, यानी इस बात की बिलीफ भी करता है, ठीक है, गुड फेथ में।
Here A statement is merely is to his belief, ओके, एंड इज ट्रू इज टू हिज बिलीफ। अब यहाँ पे कहते हैं कि ए की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, यानी उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग वो ठीक है, जबकि बाद में क्या पता चलता है, आल दो द सिग्नेचर्स में नॉट बी द हैंड राइटिंग। अब ये बाद में ये पता चलता है कि वो जो हैंड राइटिंग थी, वो जो साइन था वो जी का नहीं था, लेकिन उसने गुड फेथ में, यानी गुड इंटेंशन के साथ उसने उसने जो बयान दिया था वो दिया था। ए हैज़ नॉट गिवन फॉल्स एविडेंस, ए ने जो है फॉल्स एविडेंस नहीं दी। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है, वो एक्सटर्नल रियलिटी में नहीं है बल्कि इंटरनल ऑनेस्टी में है। यानी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्या करता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि पर्जरी लॉ जो है ना, उसमें पर्जरी लॉ जो है वो सर्टेनिटी को पनिश नहीं करता बल्कि डिसऑनेस्ट सर्टेनिटी को पनिश करता है। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर डी को। ये कहता है कि ए बीइंग बाउंड बाय एन ओथ टू स्टेट द ट्रुथ, यानी ए जो है वो ओथ एक्ट 1873 के अंदर जो है वो ओथ ले चुका है, यही है, और इस ओथ की वजह से ला ने उसको सच बोलने की जो जिम्मेदारी है ना, यानी जो लीगल बाइंडिंग है वो लीगली बाउंड है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि स्टेट्स दैट ही नोज दैट जी वाज एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब वो क्या करता है कि वो कोर्ट में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो जानता है कि जी जो है फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ जगह पर मौजूद था, फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पर मौजूद था। सो आगे ये कह रहे हैं कि नॉट नोइंग एनीथिंग अपॉन द सब्जेक्ट। अब ट्विस्ट क्या है कि ये जो ए बेचारा है ना, इसको हकीकत में इस बारे में तिन के बराबर भी इल्म नहीं था कि उस दिन उस वक्त पे जो जी है वो कहाँ था। उसने बस हवा में तीर छोड़ा, ठीक है। तो हवा में जब तीर उसने छोड़ा तो फिर क्या हुआ कि कहते हैं कि ए ने जो है फिर वो पकड़ा भी गया अंडर सेक्शन 191। ए ने उसके ऊपर ऑफेंस जो है चार्ज हुआ 191 के अंदर, कि उसने क्या दिया है, फॉल्स एविडेंस दिया है। अब चूंकि उसको तो इल्म नहीं था, अब अगर हो सकता है कि जी वाकई उस दिन मतलब वहाँ पे मौजूद हो या अगर ना हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ए ने जो है झूठ बोला है, ठीक है, तो फिर ए ने फॉल्स एविडेंस कमिट किया है। यानी ये जो इलस्ट्रेशन है ना, यहाँ पे जो हमने ये देखा था ना, यहाँ पे इसका थर्ड लेवल वो क्या था, थर्ड लेवल, ओके। यहाँ पे एक लेवल ये था नॉलेज का, दूसरा था बिलीव्स टू बी फॉल्स का, तीसरा था डजंट बिलीव टू बी ट्रू का। तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर डी है ना, ये इसी लेवल की बारे में बात हो रही है। यानी जो विटनेस है ना, उसको अपनी जो कही हुई बात है उसके ऊपर कानूनी वो नहीं था, बिलीफ नहीं था उसको, लीगल वो अपनी बात पे श्योर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कोर्ट के सामने जो है दिखावा किया कि उसे सब जो है वो पता है। सो अब यहाँ पे यानी इसमें जो मज़े की बात थी वो तो ये थी ना कि बाद में अगर पता चल जाए कि जी जो है वो वाकई उसी दिन जो है उस जगह पर मौजूद था, लेकिन लॉ कहता है कि नहीं भाई, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका तुक्का जो है वो निशाने पे बैठा या नहीं। आपने कोर्ट के सामने खड़े होकर झूठ बोला, झूठा दावा किया कि आप उस बात को यानी आपको इस बात का इल्म था कि जी उस दिन वहाँ पर था, जबकि आपको इस बात का इल्म नहीं था, ठीक है, आपने सिर्फ दावा किया। इसलिए ए जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर डी में वो क्या है, ऑफेंडर है। अब इलस्ट्रेशन नंबर ई है कि ए जो है वो क्या है, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर है। gives or certifies is a true interpretations or translation of a statement और डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो डॉक्यूमेंट्स की क्या करे, सर्टिफाई करे या ट्रांसलेट करे, यानी इंटरप्रेट करे, क्योंकि हो फोर्ट जो है वो हर डॉक्यूमेंट हर लैंग्वेज को तो नहीं समझती, ठीक है। सो जज जो होते हैं वो अक्सर औकात इंटरप्रेटर पर डिपेंड करते हैं। सो वो विच ही इज़ बाउंड बाय ओथ टू इंटरप्रेट और ट्रांसलेट ट्रूली। अब यहाँ पे यानी वो उसने वो ओथ ले चुका है ना, ओथ एक्ट के ज़रिए से, उसके ज़रिए से वो बाउंड है कि वो क्या करे, उसको यानी ट्रूली जो है इंटरप्रेट ट्रांसलेट करें, और दैट विच इज़ नॉट एंड विच ही डजंट बिलीव टू बी ट्रू। अब वो क्या करता है, उसने नोइंगली रॉन्ग ट्रांसलेशन की या फॉल्स मीनिंग जो थे उसके क्या किए, प्रेजेंट किए। अब यहाँ पे ए जो है उसने फॉल्स एविडेंस जो है वो सेक्शन नंबर 191 पाकिस्तान पिनल कोड जो है ऑफेंस कमिट किया है।
अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 191 को। ये कहता है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। देखें, जो 191 था उसमें हमने क्या देखा, ओरल एविडेंस की बात हो रही थी, यानी ज़ुबानी नॉट सिर्फ और सिर्फ ओरल की बात नहीं हो रही थी, यानी ज़ुबानी या लिखी हुई परजरी की बात हो रही थी। जबकि जो सेक्शन नंबर 192 है उसमें ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना यानी फैब्रिकेट करना कि जहाँ पे जो एक्यूज होता है वो खुद झूठ नहीं बोल रहा होता, बल्कि ऐसी सिचुएशन जो है वो क्या करता है, या फेक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्रिएट करता है कि जज उन्हें देखकर खुद ब खुद जो है वो एक गलत नतीजे के ऊपर पहुंच जाता है, यानी फैब्रिकेट करता है एविडेंस को फॉल्सली। सो इसका जो टेक्स्ट है वो कहते हैं कि हु एवर कॉजेज एनी सर्कमस्टांसेस टू एग्जिस्ट, यानी ये जो हु एवर है ये क्या करता है, ये आर्टिफिशियली कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल किसी के रूम में इलीगल वेपन सीक्रेटली रख देता है ताकि पुलिस जो है वो क्या करें, रिकवरी कर सके। ये क्या है, ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट करना है। यानी अब खुद कोर्ट में प्रोड्यूस करना जो है ज़रूरी नहीं है, फॉल्स सर्कमस्टांसेस करना जो है वो इनफ हो सकता है अगर इंटेंशन जो है वो क्या हो, यानी उसकी फॉल्स हो। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि आई मेक्स एनी फॉल्स एंट्री इन अ बुक और रिकॉर्ड, यानी ये अब किसकी बात हो रही है, ये डॉक्यूमेंट्री फैब्रिकेशन को कवर करता है। फॉर एग्जांपल फेक अकाउंटिंग की एंट्री करना, फॉर्ज अटेंडेंस लगाना, मैनिपुलेटेड पुलिस डायरी इसमें शामिल है, फेक मेडिकल रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, या जो ज़मीन की जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें अल्ट्रेशंस वगैरह करना। ठीक है, यानी ये रिकॉर्ड है ना, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। यानी अगर हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में इसको देखें तो जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं वो भी इसमें जो है इंक्लूड हो सकता है। आगे क्या कह रहे हैं, आर मेक्स एनी डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी डॉक्यूमेंट खुद क्या हो, फॉल्स हो। फॉर एग्जांपल फॉर्ज एग्रीमेंट, फेक रिसिप्ट या फैब्रिकेटेड एफिडेविट बना देता है, या कोई ऐसा कंट्रैक्ट बनाता है जो बैक डेटेड हो। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पे, इंटेंडिंग दैट सच सर्कमस्टांसेस, यानी इंटेंशन की बात हो रही है। circumstances, false entry or false statement may appear in evidence, यानी किस चीज़ की बात हो रही है कि हर फॉल्स जो डॉक्यूमेंट है ना वो ऑटोमेटिकल सेक्शन नंबर 192 के अंदर कवर नहीं होता। ज़रूरी क्या चीज़ है यहाँ पर, इंटेंशन है, यानी इंटेंशन क्या हो कि ये जो फॉल्स मटेरियल बना हुआ है ये जुडिशियल या पब्लिक प्रोसीडिंग में एविडेंस बनाने के लिए क्रिएट किया हुआ हो। ये यहाँ पे मेंशन है ना कि जो अपीयर इन एविडेंस, यानी उसका मकसद क्या हो, इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, कि उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग में एज अ एविडेंस जो है पेश किया जाए, और इन अ प्रोसीडिंग टेकन बाय लॉ बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट इज सच, यानी अब इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर कोई है या पब्लिक सर्वेंट की बिफोर अगर कोई प्रोसीडिंग है तो इसमें मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी भी शामिल है, कोई अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं डिपार्टमेंट की वो भी शामिल हैं, बीनीओ की प्रोसीडिंग्स भी शामिल हैं, आर्बिट्रेशन भी शामिल हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस का जो प्रोसेस होता है वो भी इसमें जो है वो शामिल होता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो या वो जो प्रोसीडिंग है वो टेकन बाय लॉ हो, किसके सामने, पब्लिक सर्वेंट के सामने, और पब्लिक सर्वेंट जो है एज सच, यानी वो जो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स या जो कुछ भी आपसे ले रहा है ना, ये एविडेंस जो आपसे ले रहा है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो है वो ले रहा हो। यहाँ पे ये भी मेंशन है ना, आर बिफोर एन आर्बिट्रेटर, यानी आर्बिट्रेटर जो है वो भी इसके अंदर जो है क्या है, कवर है। ओके, एंड इफ सच सर्कमस्टांसेस फॉल्स एंट्री और फॉल्स स्टेटमेंट, और ये जो फॉल्स ये जो इन्होंने सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए हैं हु एवर ने, या फॉल्स एंट्री हैं, कोई फॉल्स स्टेटमेंट है, सो अपियरिंग इन एविडेंस में जो वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं, मे कॉज एनी पर्सन हु इन सच प्रोसीडिंग इज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन द एविडेंस, to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding is said to be fabricated false evidence. ओके, अब इसका मकसद क्या हो कि वो जो शख्स हैं जो प्रोसीडिंग में हैं, यानी जज भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट, आर्बिट्रेटर, या कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, वो उनको मिसलीड करना है कि वो क्या करें, वो कोई गलत नतीजे के ऊपर जो है वो, यानी कोई रॉन्ग कंक्लूजन जो है उस फैब्रिकेटेड जो सर्कमस्टांसेस हैं उनसे वो अहस करें। सो अगर इन्होंने जो फैब्रिकेटिंग सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए हैं और ये मतलब झूठ जो है बोला है, ठीक है,
अगर वो इतना आम या फ़ज़ूल किस्म है का है कि जिसकी वजह से केस के ऊपर जो मेन पॉइंट्स हैं यानी मेरिट्स हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, या जो जज की या जो पब्लिक सर्वेंट्स यहाँ पे मेंशन हैं, उनकी जो राय हैं वो नहीं बदलती, तो फिर सेक्शन नंबर 192 जो है वो अराइज़ नहीं होगा। अब ये जो फर्स्ट फ्रेज़ यहाँ पे है ना कि अगर जो हूएवर है, अगर वो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करे टू एग्ज़िस्ट और मेक, ठीक है? अब इसका जो रिलेशन है ना वो क्यों है, सो के जो आर्टिकल 18 है और 21 है उनके साथ है। अब देखते हैं कि कैसे। सो ये चैप्टर नंबर 3 है, बात करते हैं द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की, आर्टिकल नंबर 18 है। ये आर्टिकल नंबर 18 जो है ये कहता है कि कोर्ट में सिर्फ़ उन्हीं बातों का सबूत दिया जा सकता है जो केस से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी फैक्ट इन इश्यूज़ एंड रिलेवेंट फैक्ट की बात कर रहा है। और अगर हम आर्टिकल नंबर 21 को देखें तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात करता है, ठीक है? ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात हालात और जो वाक़यात होते हैं ना, यानी जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो अगर कोई ज़बानी गवाही दे रहा हो ना तो उससे ज़्यादा जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बोलते हैं। यानी मुजरिम ऐसी चीज़ें इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वो जानबूझकर ऐसे हालात सर्कमस्टांसेस पैदा करता है जो किसी मासूम इंसान को फंसा सके या मुजरिम को बचा सकें। सो इस वजह से जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं वो भी क्या हैं, रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। अब यहाँ पे ये जो फ्रेज़ है ना कि मेक्स एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग फॉल्स एविडेंस, सॉरी फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसका जो रिलेशन है ना वो क्यों है, सो का जो ऊपर भी हमने देखा ऊपर वाले आर्टिकल में सेक्शन में जो आर्टिकल 78 है उसके साथ जो है वो लिंक है, ठीक है? इसको हमने 191 के साथ भी जो है देखा है, ठीक है? ये, ठीक है? तो जो आर्टिकल नंबर 78 है क्यूएसओ का, वो प्रूफ ऑफ हैंडराइटिंग की बात करता है। यानी ये जो डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने बनाया है, जो फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो दे रहा है, तो ये इसमें ये कहते हैं कि जब कोर्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पेश होता है ना, तो उसकी जो हैंडराइटिंग है या जो सिग्नेचर है उसको प्रूफ करना पड़ता है। अगर एंट्री ही फेक है तो फिर ये फॉरेंसिक टेस्टिंग में पकड़ी जाती है। और इसका जो और लिंक है दूसरे लॉ के साथ वो है पीका, यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है 2016 का, उसके साथ भी बनता है 2016, सॉरी ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है। सो ये आप देख सकते हैं, ये है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 और इसका जो सेक्शन नंबर 13 है ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ये बात करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी की, यानी ये जो सेक्शन नंबर 13 है जो पीका का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, ये कहता है कि जो कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में या डिवाइस में या डेटा में अगर ऐसी तब्दीली करे या फेक डेटा क्रिएट करे जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, तो फिर क्या होगा, फिर वो उसकी जो बिलीफ है ना वो क्या होगी, उसका जो बिलीफ है वो गलत साबित होगा और वो क्या कमिट करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी जो है वो कमिट करेगा। सो इसका जो रिलेशन है ना ये इस फ्रेज के साथ है कि अगर वो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट बनाता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्यूएसओ के अंडर हो या चाहे वो कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट हो। अब इसकी इलस्ट्रेशन को देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर जो ए है वो कहता है कि ए पुट ज्वेल्स इनटू अ बॉक्स बिलोंगिंग टू जी, यानी वो क्या करता है कि ज्वेलरी जो है वो सीक्रेटली जी के बॉक्स में जो है वो रख देता है। क्यों? विद द इंटेंशन, इस इंटेंशन के साथ दैट दे मे बी फाउंड इन द बॉक्स एंड दैट दिस सर्कमस्टांसेस मे कॉज जी टू बी कन्विक्टेड टू थेफ्ट, ताकि जी जो है उसको फंसाया जा सके किस चीज़ में, थेफ्ट के जुर्म में। ए ने क्या किया, उसने फॉल्स एविडेंस जो है फैब्रिकेट किया। अब इसका इलस्ट्रेशन नंबर बी देखते हैं। ये कहते हैं कि ए मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन हिज शॉप बुक फॉर द पर्पस ऑफ, ओके, ए एक दुकानदार है, उसके पास क्या है, उसके पास एक अकाउंट रजिस्टर है यानी शॉप बुक है, ठीक है, जिसमें अपना वो खाता वाता जो है वो लिखता है। अब ए ने उस रजिस्टर में क्या किया है, उसने जो है बुक फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट एज अ कोरबोरेटिव एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, सो ए जो है उसने उसमें उस रजिस्टर में जानबूझकर एक झूठी जो है एंट्री जो है वो लिखता है। फ़र्ज़ करो कि वो ये लिखता है कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मई को बी को 50,000 रुपये जो है वो उधार दिए थे, और किस मकसद के लिए, ताकि इसको ये जो वो लिख रहा है फॉल्स एंट्री कर रहा है इसको कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज अ कोरबोरेटिव एविडेंस जो है वो पेश कर सके। तो इस सूरत में ये सेक्शन नंबर 192 के
किस फ्रेज के ऊपर जो है बैठता है, ये इस फ्रेज के ऊपर बैठता है कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर वो क्या करता है, मेक्स एनी फॉल्स एंट्री इन अ बुक और रिकॉर्ड, ठीक है। तो फिर अगर उसने कोई फॉल्स एंट्री की है तो फिर वो 192 के अंदर क्या होगा, उसने ऑफेंस कमिट किया है। यानी अब वो क्या कर रहे हैं कि उसने किस मकसद के लिए की है, उसका इंटेंशन क्या है कि वो कोरबोरेटिव एविडेंस पेश करेगा कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ताकि जज को यकीन आ जाए कि हाँ, उसकी जो ज़बानी बात है वो सच्ची है। अब यहाँ पे जो कानूनी शहादत का आर्टिकल नंबर 48 है वो रिलेवेंट हो जाता है, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सो ये कहते हैं कि एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट। सो आप देख सकते हैं कि देखें, अब हम यानी हम अक्सर ये कहते हैं ना कि जो सारा लॉ है ना वो इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं करता, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, बल्कि सारा जो है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और आपने देखा कि किस तरह अगर हम एक फ्रेज़ को भी उठाएं ना, तो एक फ्रेज़ जो है वो किसी और ला के पर्टिकुलर प्रोविजन से जो है वो लिंक करता है। जैसे जो यहाँ पे सिर्फ ये वो है ना, फॉल्स एंट्री इन अ बुक और रिकॉर्ड, ये क्या है, ये कानूनी शहादत के आर्टिकल नंबर जो 48 है उसके साथ लिंक कर रहा है। यानी ये जो 48 है ना, ये कहता है कि अगर कोई शख्स जो है वो रेगुलर बिजनेस के तहत अपने रजिस्टर में एंट्रीज करता है, तो कोर्ट इन उन एंट्रीज को क्या करती है, यानी रिलेवेंट फैक्ट्स जो है वो मानती है। और सो जो एक्यूज्ड है उसे यानी जो उसका जो फ़ायदा हासिल करने के लिए, यानी उसका जो बेनिफिट हासिल करने के लिए, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट या उस सर्कमस्टांसेस का बेनिफिट हासिल करने के लिए वो क्या कर लेता है, वो यानी उसको ड्यूटी एंट्री से पहले वो क्या कर लेता है, उसको लिख लेता है, ताकि क्यूंसो का जो ये आर्टिकल है वो क्या कर सके, वो इसका जो सहारा है वो ले सके। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सी को। ए जो है इस इंटेंशन के साथ कि वो जी को कॉज करे, यानी कन्विक्ट करे क्रिमिनल कंस्पेरेसी के केस में, वो क्या लिखता है, एक ख़त लिखता है इन इमिटेशन ऑफ जी हैंड राइटिंग, यानी वो फेक लेटर क्रिएट करता है, जी की हैंड राइटिंग इमिटेट करता है, और उसका पर्पस क्या है कि वो जी को कंस्पेरेसी केस में फंसाए। Okay. Purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy, यानी ये जो फेक लेटर वो लिखता है ना, वो क्या करता है, किस मकसद के लिए लिखता है कि यानी ये जो फेक लेटर है ये कंस्पायरेसी कोऑर्डिनेशन जैसा शो करता है। इसकी मिसाल क्या होगी, इसकी मिसाल ऐसी होगी, यानी अगर कोई कंस्पायरेसी है कि वो उसमें लिखता है कि कल रात जो है वो प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इस तरह का इंक्रिमिनेटिंग कंटेंट जो है अगर इस लेटर में मौजूद है, and puts the letter in a place which he knows that the officers of the police are likely to search, और ऐसी जगह रखता है कि उसे मालूम हो कि हाँ ऑफिसर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो सर्च करेंगे। ए हैज़ फेब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस, ए ने क्या किया है, वो फॉल्स एविडेंस जो है फेब्रिकेट किया है। यानी अगर मॉडर्न क्रिमिनल लिटिगेशंस में हम इसकी एग्जांपल देखें तो रिकवरी मैनिपुलेशंस होती हैं, प्लांटेड नारकोटिक्स के ज़्यादातर केसेस जो हैं वो इस तरह लोग क्या करते हैं, एविडेंस को फेब्रिकेट करते हैं, फॉल्स एविडेंस, ठीक है, या प्लांटेड वेपन जो है वो करते हैं, या फेब्रिकेटेड डिजिटल चेट्स जो होती हैं वो भी वो लोग क्या करते हैं, फेब्रिकेट करते हैं। सो अब अगर हम सेक्शन नंबर 191 और 192 के बीच में अगर डिफरेंस देखें, तो जो 191 है ना, वो फॉल्स एविडेंस, उसमें जो फॉल्स एविडेंस है वो क्या होती हैं, वो गिवन होती हैं। और 192 में जो एविडेंस है वो प्रिपेयर्ड यानी मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। और जो 191 है वो विटनेस सेंट्रिक ऑफेंस है, और जो 192 है वो क्या है, वो एविडेंस सेंट्रिक ऑफेंस है। और दोनों जो है वो टुगेदर भी अप्लाई हो सकते हैं। यानी वो ऐसे कि अगर एक शख्स है ए, वो एक फ़ौज रसीद जो है वो बना लेता है 192 के अंदर, ठीक है, और फिर बाद में कोर्ट में ओथ पर उसको जिनवन भी कहता है, तो 191 भी कमिट हो गया, 193 भी कमिट हो गया। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने 2 सेक्शंस को कवर किए हैं, और ये चैप्टर नंबर 11 जो है हमने स्टार्ट किया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी कमेंट है इस लेक्चर के हवाले से या लेक्चर्स की मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।